Good morning, students. So today I am going to discuss a new chapter for you, and name of the chapter is The Lost Child. तो बच्चों, मैं आपके लिए जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स खोया हुआ बच्चा। और बच्चे कहाँ खो जाते हैं? अक्सर मेलों में बच्चों के खो जाने की बातें होती हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 7th के बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हैं और जिनकी किताब का नाम है रेडियंस पार्ट 2, इसका चैप्टर नंबर 10। इसके साथ साथ में मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी है जो CBSE NCERT का सिलेबस फॉलो करते हैं और क्लास 9th में हैं, क्योंकि ये स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड उनकी इंग्लिश की किताब में भी है जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं CBSE बोर्ड से। तो ये दोनों ही बच्चों के लिए है, बिहार बोर्ड के क्लास 7th के बच्चों के लिए और CBSE बोर्ड के क्लास 9th के बच्चों के लिए। ओके, क्लास 9 CBSE, क्लास 7th बिहार बोर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें वार्मर सेक्शन में क्या लिखा है। हैव यू एवर बीन टू ए फेयर? डिड यू गो अलोन और विथ समवन? वेयर यू सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन्स यू वेंट विथ? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आप सब बच्चे कभी मेला गए हैं, और ऑब्वियसली आप सब बच्चों में से 90% बच्चे 80% बच्चे कभी न कभी मेला घूमने ज़रूर गए होंगे। वो बहुत भीड़ वाली जगह होती है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, बहुत सारे गाँव के शहरों के लोग आते हैं और वहाँ पर तरह तरह के बच्चों के लिए आकर्षण की चीज़ें होती है, जैसे कि बड़े बड़े झूले लगे होते हैं, जादूगर होता है, सपेरा होता है, मैजिक शो होता है, तरह तरह के खाने की चीज़ों के स्टॉल्स होते हैं, प्रदर्शनी होती हैं, बच्चे बूढ़े गांव के लोगों के खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आप जब कभी भी मेला गए हो तो क्या आप मेला अकेले गए हैं या फिर आप किसी के साथ गए हो? और कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप जिन लोगों के साथ में मेला गए हैं उनसे आप बिछड़ गए होंगे? और अगर ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आप जिस बड़े आदमी के साथ में मेला घूमने गए हों, तो अगर आप उससे बिछड़ गए हों तो कैसा फ़ील हुआ होगा, कैसा लगा होगा? मुझे लगता है अगर किसी बच्चे के साथ में इंसिडेंट हुआ है तो उसे उस समय बहुत डर लगा होगा, उसे बड़ी घबराहट महसूस हुई होगी। उसने सोचा होगा कि क्या फिर वो वापस अपने घर पर सही सलामत पहुंच पाएगा या नहीं, या जिन बड़े आदमी के साथ में वो मेले में आया है उनसे उसकी मुलाकात कैसे होगी। मैंने तो देखा है कि कई सारे मेलों में इस चीज़ के लिए एक अलग से स्पेशल काउंटर होता है जहाँ पर लोग जा कर के बताते हैं, दर्ज कराते हैं रजिस्टर में कि मेरा इतनी उम्र का बच्चा जो दिखने में इस तरह का है, जिसने इस तरीके के कपड़े पहने हैं, वो खो गया है। और लोगों को वहाँ वेट करना होता है, अनाउंसमेंट होता है, पुलिस की एक छोटी सी टुकड़ी भी होती है लोगों की मदद करने के लिए, ताकि कोई भी बिछड़ा हुआ बच्चा बिछड़ा न रह जाए, वो अपने पेरेंट्स या गार्जियन को ज़रूर मिल जाए। वैसे आजकल के समय के हिसाब से मैं एक छोटा सा टिप दूंगा आप सब बच्चों को कि आप सब बच्चे जो 7th क्लास में हैं, मेरे ख्याल से वो होंगे 11 से 13 साल की उम्र के, और जो CBSE बोर्ड में 9th क्लास के बच्चे हैं उनकी उम्र होगी 12 से लेकर के 15-14 के बीच में। तो अगर कभी भी किसी को फियर हो, ऐसा डर हो कि वो मेले में जा रहा है और कहीं गुम ना हो जाए, तो आपको ना अपना एड्रेस सही से मालूम होना चाहिए। आपका अपना डाक का पता, आपका रेजिडेंस का पता सही से मालूम होना चाहिए। आपको अपने पिताजी का, अपने गार्जियंस का, जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनका नाम, एड्रेस अच्छे से मालूम होना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आपके पास में उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है। तो अगर याद ना हो तो आप ऐसा लिख करके अपने पॉकेट में रख सकते हो, या आपको लगता है कि आपके साथ में मेले में 12 साल से छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो उन सब के पॉकेट में ये चीज़ें लिख करके रख देनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है और मुझे लगता है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द स्टोरी कि इस कहानी में क्या बताया जा रहा है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, और अगर किसी बच्चे को कहानी सुनाई जाए खोए हुए बच्चे के बारे में जिसका टाइटल ही हो द लॉस्ट चाइल्ड, तो ये सचमुच में इमोशनल बात है ना? कोई भी बच्चा कभी भी खोना थोड़े ना चाहता है, वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ना कभी नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं।
और किसी पेरेंट्स के लिए भी ये बड़ी तकलीफ दे, बहुत बड़ी तकलीफ की, बहुत दुख की बात होगी अगर मेले में या कहीं भी उनका बच्चा उससे बिछड़ जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी उम्र के हों। ओके, तो हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ए कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर ऑल गोइंग टू द विलेज फेयर। तो ये किस समय का मौसम था? ये वसंत ऋतु का मौसम था, और ये जो मेला लगा हुआ था, ये जो त्यौहार था, ये वसंत ऋतु से संबंधित था। और उस मेले के आसपास में जितने भी गांव हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के पुरुष, वहाँ की महिलाएं और वहाँ के बच्चे तरह तरह के बड़े ही सुंदर और रंगीन कपड़े पहन करके एक भीड़ की तरह से काफ़ी सारी संख्या में मेले की तरफ में जा रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर्स वेंट ऑन बुलॉक कार्ट्स। तो इसमें से कुछ लोग पैदल चल करके जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर चढ़ करके जा रहे थे, और कुछ लोग इवन बैलगाड़ियों पर भी बैठ करके मेला घूमने जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन, ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर टू कीप पेस विथ हिज पेरेंट्स। तो एक छोटा सा बच्चा जो कि दौड़ रहा था, और वो काफ़ी खुश था और हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसकी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, और वो कोशिश कर रहा था कि अपने पेरेंट्स के साथ में कदम से कदम मिला करके चल सके। उसके बारे में बात है, और ये एक नोट करने की बात है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि यही बच्चा इस स्टोरी का हीरो है। ही इज़ द मेन लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो आगे एक छोटा सा डायलॉग है, कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम। ये आवाज़ आती है उसके पेरेंट्स की तरफ से। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एट द फेयर। तो उस छोटे से बच्चे के माँ पिताजी ने आवाज़ लगाई कि बच्चे मेरे पास में आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ। और ये जो बच्चा था वो बार बार पीछे छूट रहा था, क्योंकि उसकी आंखें लगी हुई थी मेले में जो दुकानें हैं, और उन दुकानों में जो तरह तरह के खिलौने रखे हुए थे उनकी तरफ से। तो वो चलता तो था आगे की तरफ, लेकिन देखता रहता था पीछे पीछे, और इसी वजह से अक्सर वो अपने माँ पिताजी से पीछे छूट जाता था। तो जैसे ही ये आवाज़ आई उसकी पेरेंट्स की तरफ से, ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल्स, हिज आइज स्टिल ऑन द टॉयज। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और कैसे लिखा है लेखक ने, कितने खूबसूरती से लिखा है कि वो बच्चा जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास पहुंचने की कोशिश करता है। तो उसके पैर तो ओबीडियंट हैं अपनी माँ पिताजी की आज्ञा के, लेकिन बच्चे की आंखें अभी भी खिलौनों की तरफ लगी है, क्योंकि बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं ना। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिजायर्स इवन though he knew well the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he begged. तो अब आगे की बात क्या है कि वो बच्चा अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर में एक इच्छा थी कि कुछ खिलौने वो खरीदना चाहता था। इवन दाउ ही न्यू, हालांकि उसे मालूम था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेगा, बोलेगा, तो उसे एक वही पुराना जवाब मिलेगा, एक पुराना सा रिफ्यूजल, अस्वीकार करने की बात, जिसमें उसके पेरेंट्स उसे उसकी इच्छा को मना कर देंगे। और वो देख रहा था कि जब वो अपने पिताजी को, माँ को कह रहा है, तो उनकी आंखों में वही रिफ्यूजल है जिसमें वो उसे उस चीज़ के लिए मना कर देने वाले हैं। फिर भी बच्चे ने बड़े प्यार से, बड़े रिक्वेस्ट करके कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वो खिलौना चाहता हूँ। तो आगे क्या होता है? His father looked at him angrily while his mother was tender and giving him her finger to catch, and said, "Look, child, what is before you?" तो जैसे ही उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को कहा कि I want that toy, उसके पिताजी ने उसके तरफ गुस्से की भावना के साथ में देखा, लेकिन उसकी माँ ने बड़े ही ममता, बड़े हृदय से, बड़े ही आराम के साथ में और प्रेम के साथ में, बच्चों के प्रति जो स्नेह की भावना होती है उसके साथ में उसके तरफ अपनी उंगली बढ़ाई पकड़ने के लिए, और उसकी माँ ने उससे कहा कि लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे, तुम्हारे लिए क्या है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर डिसअपियर्ड व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आइज। तो हमें भी ये देखना है
कि उस बच्चे को ऐसा क्या नज़र आता है जिसके बारे में उसकी माँ उससे कहती हैं कि देखो बच्चे, तुम्हारे लिए क्या है। और थोड़ी देर में उस बच्चे के चेहरे पर जो उदासी की भावना आ गई थी उसके पिताजी के द्वारा रिफ्यूज़ करने पर, उसकी इच्छा को मना करने के बारे में, वो उसके अंदर में जो उदासी की भावना है वो गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है जिसमें एक बात है उसकी आँखों में कि उसे कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ उसको का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। उसकी आँखों में वो इंतज़ार है किसी चीज़ को पाने के लिए। The child could see many footpaths full of people. He felt at once afraid of and attracted by the confusion of the world he was entering. तो यहाँ पर हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग मेला जा रहे हैं। तो बच्चा जो है वो फुटपाथ पर, सड़क के किनारे किनारे जो फुटपाथ होता है, पेडेस्ट्रियन, पैदल लोगों के चलने के लिए उसे फुटपाथ कहते हैं। तो उस फुटपाथ पर बच्चा कई लोगों को देखता है और कभी कभी वो थोड़ा सा डरता भी है और कभी कभी उसके मन में आकर्षण भी होता है। तो इस तरीके से ऐसा दिखता है कि जैसे वो बच्चा कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि वो किस तरह की दुनिया में जा रहा है, किस तरह की दुनिया में प्रवेश करने वाला है। सो एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वाज ए स्वीट मीट सेलर। तो आगे चल कर के मेले में घुसने की जगह पर, मेले में आमतौर पर मेला जो लगा होता है तो उसके चारों तरफ में एक थोड़ा सा बंद घेरा जैसा होता है, या हम कह सकते हैं कि एक टेम्पररी बाउंड्री जैसी होती है जहाँ पर लोगों के आने का एक गेट बना होता है और निकलने का भी गेट बना होता है, ताकि आने का रास्ता जाने का रास्ता अलग अलग रहे, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली स्थिति ना आए। तो उसी तरीके से ये बच्चा देखता है कि मेले के अंदर में घुसने की जो जगह है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पर उसे एक स्वीट मीट सेलर नज़र आता है। स्वीट मीट सेलर का मतलब क्या है? स्वीट मीट सेलर का मतलब है मिठाई बेचने वाला। यहाँ पर स्वीट मीट का मतलब है स्वीट्स, मिठाइयाँ। और वहाँ पर वो जो स्वीट मीट सेलर है, मिठाई बेचने वाला दुकानदार है, वो आवाज़ लगा रहा है। वो क्या आवाज़ लगा रहा है? वो ही इज़ कॉलिंग आउट, ही वॉज कॉलिंग आउट, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो वो जो मिठाई का दुकानदार है वो बोल बोल करके आवाज़ लगा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और ये आवाज़ सुन कर के किसी भी बच्चे के मन में आकर्षण हो सकता है, उसकी मिठाई खाने की इच्छा तीव्र हो सकती है ना? सो द चाइल्ड स्टेयर्ड एट हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। आई वांट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, but he half knew that his request would not be heeded. So without waiting for an answer, he moved on. तो जब मिठाई का दुकानदार ये सारी मिठाइयों का नाम बोल बोल करके आवाज़ लगाता है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये बच्चा उसकी तरफ देखता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसे बर्फ़ी बहुत ही पसंद है और बर्फ़ी उसका फेवरेट उसकी मिठाई थी। बर्फ़ी उठे बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो धीमी आवाज़ में बुदबुदाता है, बोलता है, आई वांट दैट बर्फ़ी, कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। लेकिन वो जान रहा होता है कि ये जो आधे तौर पर, मतलब पक्के तौर पर तो नहीं, लेकिन उसके मन में ये ऊहापोह की स्थिति होती है और कहीं न कहीं मन में एक निराशा की भावना होती है, जहाँ पर वो जान रहा होता है कि वो चाहता तो है वो बर्फ़ी खाना, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट करेगा अपनी मम्मी पापा से तो शायद वो उसे मना कर देंगे, जैसा कि पीछे के केसेस में भी होता रहा है। तो इसीलिए वो बहुत धीमी आवाज़ में अपनी बात रखता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। लेकिन चूँकि वो जान रहा होता है, उसके मन में ये डर होता है कि उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उसे बर्फ़ी नहीं मिलेगी, तो वो जवाब का इंतज़ार नहीं करता और आगे चलता रहता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. तो अब आगे उस बच्चे को मेले के रास्ते में कौन सा दिखाई देता है? उसे एक बैलून बेचने वाला दिखाई देता है, जिसने एक बड़ा सा खंभा, एक बड़ा सा बांस रखा हुआ है और उसमें तरह तरह के पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के और पर्पल कलर के तरह तरह के बैलून गुब्बारे लटक रहे होते हैं, उसमें बंधे हुए हैं और जो हवा में उड़ रहे होते हैं। इसका मतलब है
कि उस आदमी के पास में, वो बैलून बेचने वाले के पास में गैस वाले गुब्बारे हैं। ओके, सो द चाइल्ड वॉज कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स एंड ही वॉन्टेड टू हैव देम ऑल, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। तो यहाँ भी वो बच्चा आकर्षित होता है उस गुब्बारे वाले की तरफ में, और उसे थोड़ी देर को देख करके बहुत ही अच्छा लगता है कि कितने सतरंगे कलर के अलग अलग रंगों के गुब्बारे हैं, और उसका जी चाहता है कि वो सारे के सारे गुब्बारे ले ले। लेकिन वो जान रहा होता है कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, दे विल डिनाई हिम अगेन एंड दे कैन से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम। उसके मन में लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे कन्विंस करने को ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई तुम गुब्बारों के साथ खेलने के लिए अब उतने छोटे नहीं रहे, तुम बड़े हो गए हो, या गुब्बारों के साथ खेलने की तुम्हारी उम्र नहीं रही। तो बच्चे के मन में ये डर था, ये डिनाई करने वाली बात थी कि उसके मम्मी पापा मना कर सकते हैं, तो इसलिए वो गुब्बारे वाले के पास में नहीं ठहरता और अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट भी नहीं करता, और वो आगे की तरफ चलता है। ए जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक which coiled itself in a basket. The snake raised its head in a graceful bend like the neck of a swan. तो आगे चल करके उस बच्चे को एक सपेरा दिखाई देता है जो अपनी बीन बजा करके सांप को नचा रहा होता है, और वो जो सांप है वो एक छोटी सी टोकरी में रखी हुई होती है, उसमें से वो सांप बाहर निकलता है जिसने अपने शरीर को क्वाइल की तरह से गोल गोल मोड़ा हुआ है। So the snake raised its head in a graceful bend like the neck of a swan. और यहाँ पर वो जो सांप है वो सपेरे की बीन की आवाज़ पर अपने गर्दन को वैसे ही लहराता है, उठाता है जैसे कि कोई हंस हो, और बिल्कुल वो उसकी जो आँखें होती हैं, उसका जो चेहरा होता है सांप का, वो बीन की तरफ में ही लगा हुआ है। But he knew his parents had forbidden him to hear the coarse music of the jugglers, so he proceeded further. लेकिन यहाँ पर भी वो बच्चा मन में सोचता तो है, चाहता तो है कि वो रुक करके सपेरे का बीन बजाने का, सांप के नाचने का छोटा सा जो प्रोग्राम है उसे देख सके, इंजॉय कर सके। लेकिन उसके मन में ये बात आती है कि उसके पेरेंट्स ने पहले ही मना कर रखा है कि जो इस तरीके के सपेरे या लोग होते हैं मेले में, उनके पास में वो ना जाया करे, उनके पास में ना ठहरा करे, और ये चीज़ शायद उसके लिए नहीं है। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, तो इसलिए वो बच्चा फिर से वहाँ से आगे बढ़ जाता है। सो देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर लाफिंग एंड श्रीकिंग मैडली एज दे वेंट राउंड एंड राउंड इन इट। तो आप सब बच्चों ने राउंड अबाउट देखा है? राउंड अबाउट एक बहुत बड़ा झूला होता है जो ज़मीन पर नीचे से ऊपर की तरफ में घूमता है, और ये इतना बड़ा झूला होता है कि मेले के एरिया से 2 किलोमीटर की दूरी से, 3 किलोमीटर की दूरी से भी इसे देखा जा सकता है। तो अब ये बच्चा उसी राउंड अबाउट के पास में, उसी बड़े से झूले के पास में आ रहा है, जो झूला अपनी पूरी रफ्तार में ऊपर नीचे झूल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ पुरुष बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, और ये सब के सब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और कभी कभी तो वो चिल्ला भी रहे हैं जैसे ही ये झूला नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है। सो द चाइल्ड वॉच देम, हिज लिप्स parted in the amazement and a pink blush of a smile came on his face. This time the child made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. तो यहाँ पर उस बड़े वाले झूले को देख करके बच्चे के मन में रहा नहीं जाता, और आश्चर्य से उसके जो चेहरा है, उसका मुंह जो है वो खुला का खुला रह जाता है, और एक पिंक स्माइल उसके चेहरे पर आती है, एक बड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती है, क्योंकि अब उससे रहा नहीं जा रहा, और कम से कम मेले में वो इस झूले पर, इस बड़े से राउंड अबाउट वाले झूले पर ज़रूर जाना चाहता है। ये उसकी हार्दिक इच्छा है, अल्टीमेट डिजायर है इस मेले में आने के बाद से। तो इस बार वो बच्चा अपने मन को रोक नहीं पाता, और इस बार उसके मन में ये बात भी नहीं रहती कि मेरे मम्मी पापा उस मना कर देंगे,
और बिना इस चीज़ की परवाह किए हुए ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, वो मजबूती के साथ अपनी रिक्वेस्ट रखता है, बात रखता है अपने मम्मी पापा को और ज़ोर से बोलता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, कि मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मम्मी पापा मान जाइए, ऐसा कहता है वो बच्चा। देयर वॉज नो रिप्लाई। अब ये क्या बात हो गई कि बच्चे ने अपने मम्मी पापा से कहा, बट देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, they were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. तो ये क्या बात हो गई? क्योंकि बच्चे ने इतनी ज़ोर से या इस तरीके से प्यार से अपने मम्मी पापा को कहा कि मैं झूले पर जाना चाहता हूँ, और उसके मम्मी पापा उसे आवाज़ ही नहीं दे रहे हैं, उसे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है कि वो चारों तरफ में अपनी मम्मी पापा को ढूंढता है, देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके आगे भी चल नहीं रहे होते हैं। वो बाईं तरफ देखता है, उधर भी नज़र नहीं आते, दाईं तरफ देखता है, वहाँ भी उसके मम्मी पापा उसे नहीं दिख रहे हैं। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ हैं ही नहीं। फिर ये बच्चा पीछे की तरफ देखता है, वहाँ भी उसे नज़र नहीं आते। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। तो क्या हो गया? मुझे लगता है ये बच्चा खो गया, या कहीं ना कहीं वो अपने मम्मी पापा से दूर हो गया। तो अब एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ गई, क्योंकि आमतौर पर तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि मेले में उसके मम्मी पापा आगे चल रहे होते थे और बच्चा बार बार पीछे छूट जाता था, ही वॉज लैगिंग बिहाइंड। लेकिन हेयर वी सी अनदर केस, बच्चा तो है लेकिन उसके मम्मी पापा उसके साथ में नहीं हैं। दे आर नॉट बिहाइंड ऑफ हिम एंड दे आर नॉट अहेड ऑफ हिम, न वे उसके आगे हैं न पीछे हैं, एंड नॉट इवन ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द चाइल्ड। तो अब उसके मम्मी पापा कहाँ हैं? ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, क्राइंग इन फियर, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फायर्स। तो अचानक जब उस बच्चे को महसूस होता है कि वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है, तो बहुत ज़ोर से वो रोता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। हालांकि उसका जो कंठ है वो सूखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर को पूरी ताकत से हिला करके वो ज़ोर से बोलता है, खड़े होकर के, कि मदर फादर, माँ पिताजी आप कहाँ पे हो। और ये बात जब वो बोल रहा होता है तो उसके चेहरे पर डर की भी भावना होती है, घबराहट की भी भावना होती है, और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह निकलते हैं, और वो बहुत ही उत्तेजित अवस्था में होता है, बहुत ही घबराहट के साथ में, बहुत परेशानी की मुद्रा में होता है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, नॉट नोइंग वेयर टू गो, मदर फादर, ही क्राइड अगेन एंड अगेन। वो कभी बाएं तरफ में दौड़ता है, कभी दाएं तरफ में दौड़ता है, कभी आगे देखता है, कभी पीछे देखता है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा कि वो अब कहाँ जाए, किसको पूछे, उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। और फिर से वो बार बार जोर जोर से चिल्लाता है, मम्मी पापा माँ पिताजी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस इन द फेयर ग्राउंड वॉज क्राउडेड विथ पीपुल। और अब वो ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे इसको हिंदी में कहेंगे ठसम ठस भीड़ होना, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होना कि लोग ज़रा सा हाथ दाएं तरफ करें, पीछे करें, आगे करें तो उसका शरीर या शरीर का कोई हिस्सा किसी न किसी दूसरे आदमी के शरीर से छू जाएगा। और अगर ज़रा सा असावधानी हुई, ज़रा सा लिटिल बिट ऑफ केयरफुलनेस, उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकता है आदमी, दूसरे लोगों के पैरों के नीचे आ जा सकता है। So the child might have been crushed underfoot had he not cried in a loud voice, Father, Mother। और अगर वो बच्चा जोर जोर से नहीं चिल्ला रहा होता तो ऐसा हो सकता था कि वो दूसरे लोगों की भीड़ के पैर के नीचे आकर के कुचला जा सकता था। लेकिन बच्चा अभी भी जोर जोर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि फादर मदर वेयर आर यू। तो बच्चा खो गया, अब उसके आसपास में उसके मम्मी पापा नहीं हैं। तो किसी भी बच्चे के साथ में अगर ऐसा होगा, छोटा बच्चा जो मेले में जाए और अचानक वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाए,
तो ऐसे ही सिचुएशन होगी जैसी इस बच्चे की है इस स्टोरी में। नाउ सी व्हाट हैपेंस। ए मैन हर्ड हिज क्राई and bending down with great difficulty lifted him up the arms. How did you get there? How did you get here, child? Whose baby are you? तो एक आदमी, एक कोई भला आदमी उसकी आवाज़ सुनता है, उसकी रोने की आवाज़ सुनता है और बड़ी मुश्किल से झुक करके उसके पास पहुंचता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बड़े प्यार से बोलता है कि हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, कि बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। इसका मतलब है कि वो आदमी बच्चे का ख्याल रख रहा है और उसकी मदद करना चाहता है। ही वांटेड टू हेल्प हिम, है ना। और वो बार बार उससे पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो। अब बच्चा क्या बोलता है, द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड क्राइड, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो वो बच्चा लगातार रोता रहता है और चिल्ला करके बोलता है, रो करके बोलता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू comfort him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked. The child's throat tore into 1,000 sobs. वो आदमी कोशिश करता है कि उस बच्चे को चुप करा सके, उसको जरा सा कंफर्ट दे सके, सांत्वना दे सके। तो इसलिए वो उसे गोद में उठा करके उस बड़े से झूले के पास में ले जाता है। उस झूले में तरह तरह के जानवर भी लटक रहे हैं जिस पर बच्चे या बाकी लोग बैठ करके झूला झूलते हैं। तो वो एक घोड़े की तरफ से हाथ हिला करके कहता है कि क्या तुम उस घोड़े पर बैठना चाहोगे। वो बड़े प्यार से उस बच्चे से पूछता है। बट द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 sobs। लेकिन बच्चा जो है वो रोए जा रहा है और अब उसकी गले से ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही रोने की, वो सुबक रहा है। वो इतना ज़्यादा रोया कि अब वो आवाज़ निकाल करके नहीं रो रहा। जब रोने की एक स्टेज आती है ना तो लोग सुबकने लगते हैं, जिसमें सुबकने की आवाज़ आती है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, he pleaded when they reached the juggler, but the child shut his ears with his fingers. अब वो आदमी उस बच्चे को लेकर के उस जगह पे आया जहाँ पर एक सपेरा जो बीन बजा रहा था, सांप को नचा रहा था। तो उसके पास लेकर के पूछता है वो बच्चे से कि देखो बच्चे, ये कितना प्यारा म्यूजिक है, तुम इसे ज़रा सा सुनो। वो बच्चे का ध्यान बहलाने की कोशिश कर रहा है, उसे चुप करने की कोशिश कर रहा है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, वो अपने कान उंगलियों से बंद कर लेता है। बिकॉज ही इज़ नो मोर इंटरेस्टेड विद द जगलर एंड द स्नेक डांस। क्योंकि उस बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस समय उस सपेरे के द्वारा बीन बजाए जाने में और उस सांप का डांस को देखने में। एक्चुअली इस समय में बच्चा परेशान है और वो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा को देखना चाहता है, मम्मी पापा से मिलना चाहता है। Would you like a balloon? He asked lovingly, but the child just sobbed. What sweets would you like, child? The man asked. तो वो आदमी जिसने बच्चे को गोद में उठा रखा है वो तरह तरह से बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है। वो पूछता है वुड यू लाइक ए बैलून। वो गुब्बारे वाले के पास खड़े होकर के पूछता है कि क्या इसमें से तुम्हें कोई बैलून चाहिए। लेकिन वो बच्चा बस रो रहा है, सुबक रहा है। वो फिर से वो स्वीट मीट सेलर के पास में बच्चे को ले जाता है वो आदमी, और वहाँ पर वो मिठाई के दुकानदार के पास खड़े होकर के पूछता है बच्चे से कि व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कि बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना चाहोगे, कौन सी मिठाई खाना चाहोगे। तो आप सब बच्चों को याद है इस बच्चे को कौन सी मिठाई पसंद थी। इसे बर्फ़ी पसंद थी और ये गुब्बारा भी लेना चाहता था और ये सपेरे का बीन का म्यूजिक और स्नेक डांस भी देखना चाहता था। लेकिन सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट नाउ। इस समय में वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा को देखना चाहता है, मम्मी पापा को मिलना चाहता है। उसे ना ही सपेरे का म्यूजिक सुनना है, ना उसे गुब्बारे चाहिए, ना उसे मिठाई चाहिए। सो द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो जब उस आदमी ने बार बार उससे पूछा, जिसने उसे गोद में उठा रखा है बच्चे को,
कि तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। तो अब वो बच्चा मिठाई की दुकान से दूसरी तरफ में अपना चेहरा घुमा लेता है और बस वो सुबक रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टडी। सो इट्स ए ट्रेजिक एंड और इट इज़ ए ओपन एंड, इट इज़ एन ओपन एंडेड स्टोरी। क्योंकि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कहानी का क्या हुआ, उस बच्चे का क्या हुआ, क्योंकि बच्चा तो बिछड़ गया है और एक अजनबी आदमी की गोद में है, आगे क्या होता है। लेकिन इस चैप्टर में तो इस कहानी को यहीं पर ख़त्म दिखाया गया है, बाकी सारे सिरे कहानी के खुले हुए हैं आप सब लोगों के सोचने के लिए। जो बच्चा आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो लेखक बनना चाहता हो, जो इमेजिन कर सकता हो, वो चाहे तो इस कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है, वो चाहे तो इसे एक ट्रेजिक एंड दे सकता है, एक कॉमेडी एंड भी दे सकता है। लेकिन ये उस बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटी पर डिपेंड करता है, अगर इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड टू डू सो। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। यहाँ पे लेखक का नाम भी बताया गया है, एंड द ऑथर्स नेम इज़ मिस्टर मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद एक बहुत ही पॉपुलर लेखक रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने कुछ फिल्मों के लिए भी कहानी लिखी हैं या इनकी कहानियों पर फिल्में भी बनाई गई हैं। आप सब लोग अमिताभ बच्चन को तो जानते ही होंगे। अमिताभ बच्चन ने भी मुल्क राज आनंद की लिखी हुई एक कहानी है कुली, उस पर जो फिल्म बनी थी उसमें उन्होंने काम किया था। और आप सब बच्चों को शायद याद हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स से, बड़े भाई बहनों से भी पूछ सकते हैं कि इसी फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन जी को चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, उनका काफ़ी इलाज चला था, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई थी। तो मुल्क राज आनंद एक बड़े ही पॉपुलर लेखक रहे हैं, उन्हीं की कहानी है ये द लॉस्ट चाइल्ड। तो मैं एक बार फिर से आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब भी कभी अगर मेला जाते हो, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट, कि अपने मम्मी पापा या बड़े आदमी का हाथ अच्छे से पकड़ करके रखना है। दूसरी बात, यू मस्ट नो योर रेजिडेंशियल एड्रेस। आप सब लोगों को अपना रेजिडेंशियल एड्रेस या जहाँ पे आप रह रहे हों वो पता अच्छे से मालूम होना चाहिए, ताकि अगर आप मिस हो जाओ, खो जाओ, तो पुलिस को बता सको और पुलिस आपको सही से उस एड्रेस तक पहुंचा सके। एक और बात जो मैंने बताई कि यू शुड रिमेंबर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर पेरेंट्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। दिस शुड बी मैंडेटरी फॉर यू एंड फॉर ऑल दो चाइल्ड हु आर प्लानिंग टू विजिट एनी फेयर इन फ्यूचर। कोई भी बच्चा जो भविष्य में मेला जाना चाहता हो, उसे ये बात अच्छे से याद रखना चाहिए कि उसके पास में उसके मम्मी पापा का कॉन्टैक्ट नंबर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो मेला ना जाए। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आपके साथ में अगर छोटे बच्चे जाते हैं तो उनके पॉकेट में आप एक एक कार्ड रख सकते हो जिसमें उसके मम्मी पापा का नाम लिखा हो, एड्रेस लिखा हो और कॉन्टैक्ट नंबर हो। ये बहुत ही अच्छी बात होगी। कभी भी किसी बच्चे के छूट जाने पर आप उसे आसानी से लोकेट कर पाएंगे या पुलिस भी आपकी मदद आसानी से कर पाएगी। ओके, तो नाउ वी कम टू द सेक्शन ऑफ ग्लॉसरी, जहाँ पर इस चैप्टर में जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहली बार इस्तेमाल हो रहा है या जो आपके लिए नया हो सकता है, जिसे आप पहली बार सुन रहे हों। बाकी लिटरेचर में तो ये शब्द कई जगहों पर बार बार इस्तेमाल होते होंगे, लेकिन ये आपके लिए नया हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ ब्रीमिंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है टू बी फुल ऑफ। सेकेंड वर्ड इज पेस, तो पेस तो समझते ही होंगे आप सब लोग, चलने की गति, स्पीड। फास्ट बॉलर होते हैं ना, जिन्हें हम लोग पेसर बोलते हैं क्रिकेट में। द नेक्स्ट वर्ड इज लैग्ड, LAGGED, तो मैंने कहा था लैग, लैगिंग बिहाइंड, तो पीछे छूट जाना। डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग विश टू डू और हैव समथिंग, किसी चीज को पाने की तगड़ी इच्छा, अभिलाषा। प्लेजर, प्लेजर का मतलब है हैप्पीनेस। बेग्ड, बेग्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, गिरगिराते हुए मांगना। ओके, अब आगे यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो सही से दिख नहीं रहा है। एक जैसे वर्ड है टेंडर, टेंडर का मतलब होता है वेरी जेंटल एंड लविंग।
फेंट, FAINT, फेंट। फेंट का मतलब होता है जैसे फेंट हो जाना, किसी का बेहोश होकर के गिर जाना, तो उसके बाद उसकी आंखों से ना सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट धुंधली सी दिखाई देती हैं। डिसगस्ट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, चिढ़ जाना, चिढ़ करके किसी चीज़ को मना करना। ईगर, EAGER, इसका मतलब होता है वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है फेम, प्रेज और ऑनर। जगलर, इसमें हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था ना जगलर, तो जगलर का सही सही अर्थ तो होता है बाजीगर। यहाँ पर मेले के रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल किया गया है सपेरे के लिए। ओके, तो जगलर शब्द सपेरे के लिए इसमें है। ए पर्सन हु जगल्स, ए पर्सन हु जगल्स, जिसे कि हम बाजीगर कहेंगे। एक और शब्द है कोर्स, COARSE, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है रफ, रूड और ऑफेंसिव, किसी चीज़ का बड़ा रफ होना, असभ्य होना, घटिया होना, एडजेक्टिव है ये। अगला वर्ड है सॉफ्ट, SOBBED। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा ना कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोता है और रोते रोते जब उसकी एनर्जी लो हो जाती है, उसकी आवाज़ उसके साउंड का पिच लो हो जाता है, तो वो रोता तो है, रोने की आवाज़ नहीं आती, लेकिन बड़े रूंधे हुए गले से रोता है, तो ये सुबकने की आवाज़ होती है। दैट इज क्राइंग नॉइजिली, टेकिंग सडन शार्प ब्रीथ, सिसकना, सिसक जिसमें सांस चलने की आवाज़ ज़्यादा आती है और रोने की आवाज़ कम आती है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई विल बी कंडक्टिंग ए फॉलो अप लेक्चर सेशन फॉर दिस चैप्टर अगेन। और मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्जामिनेशंस में सवाल काफ़ी आते हैं। और मैंने ये भी बताया कि ये जो चैप्टर है ये बिहार बोर्ड के क्लास 7th के बच्चों के लिए भी है, साथ ही साथ NCERT CBSE बोर्ड के वो बच्चे जो 9th क्लास में हैं, ये उनकी इंग्लिश किताब का भी चैप्टर है। तो ये चैप्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, आप सब लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग फिर से एक इसका फॉलोअप सेशन रखेंगे जिसमें मैं इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आप सबकी मदद करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे एक बार बस यही कहना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल का नाम याद रखें। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इस पर मैं आप सब बच्चों के लिए इंग्लिश के, सोशल स्टडीज़ के, साइंस के और भी कंप्यूटर साइंस के, इन सब चीज़ों के काफ़ी सारे लेक्चर डालने वाला हूँ। और ये सारे लेक्चर सेशन आपकी पढ़ाई के लिए, एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लर्निंग, बाय बाय, फिर से मिलते हैं।